हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AHSEC अड्डा पर। आज मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं इसे इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि आप एग्जाम हॉल में बिना किसी परेशानी के सभी सवालों के जवाब दे सकें। मैंने पहले ही बाकी के चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिया है, यहां तक कि मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दिए हैं। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जिससे आप सीधे वहां देख सकें। और हाँ, इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्ट 1 की शुरुआत होती है एक रेनी नाइट से। लंदन का मशहूर इलाका कवेंट गार्डन, जो अपने मार्केट और लाइवली एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है, वो सीन का बैकड्रॉप है। लेकिन इस लाइवली जगह पर आज एक टेंशन भरा सा सन्नाटा है, क्योंकि अचानक आई बारिश की वजह से लोग इधर उधर छिपने की कोशिश कर रहे हैं। बर्नार्ड शॉ ने इस ओपनिंग सीन को बहुत सिंबॉलिक बनाया है। कवेंट गार्डन की ये जगह वैसे तो सोशल क्लासेस का एक मेल्टिंग पॉट है, लेकिन बारिश के कारण हर क्लास का आदमी, रिच, पुअर, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, एक ही जगह पर आकर शेल्टर ले रहा है। ये बारिश हमें इनडायरेक्टली ये बताती है कि नेचर सबको एक लेवल पर ले आती है। चर्च के पोर्टिको के नीचे अब अलग अलग लोग जमा हो गए हैं। यहाँ से प्ले की थीम ऑफ क्लास एंड सोशल आइडेंटिटी धीरे धीरे उभरने लगती है। अब सीन में आती है एक रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास फैमिली, मिसेस आइंसफोर्ड हिल, उनकी डॉटर क्लारा और उनका सन फ्रेडी। मिसेस आइंसफोर्ड हिल एक डिग्निफाइड लेडी है जो अपने मैनर्स का ध्यान रखती है, लेकिन अंदर से वो अपनी सोशल स्टेटस को लेकर कॉन्शियस है। क्लारा थोड़ी एरोगेंट और इम्पेशेंट नेचर की है। उसे लगता है कि ये लोअर क्लास लोग उनके आसपास क्यों हैं। क्लारा हर चीज को सुपरफिशियल तरीके से जज करती है। फ्रेडी एक नर्वस यंग मैन है जो अपनी फैमिली के लिए कैब ढूंढने बाहर जाता है, लेकिन रिपीटेडली फेल हो जाता है। इस फैमिली के जरिए शॉ हमें दिखाते हैं कि मिडिल क्लास की रियलिटी क्या है। बाहर से ये लोग पॉलिश्ड दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनमें भी नैरो माइंडेडनेस और इनसिक्योरिटी होती है। अब आती है इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एलिजा डोलिटल। वो एक पुअर फ्लावर गर्ल है जो अपने गले में टोकरी लटकाए फूल बेच रही है। एलिजा की बोली और उसका टॉर्न आउट ड्रेस उसके पॉवर्टी को इमीडिएटली रिवील कर देता है। वो मिसेस आइंसफोर्ड हिल से कहती है, बाय फ्लावर काइंड लेडी, बाय फ्लावर ऑफ अ पुअर गर्ल। इस लाइन में एलिजा की डेस्परेशन दिखती है। वो बारिश में भी अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रही है। उसकी आवाज में वो प्लीडिंग टोन है जो उसके स्ट्रगल और हेल्पलेसनेस को रिफ्लेक्ट करता है। एलिजा का कैरेक्टर बर्नार्ड शॉ ने इस तरह बनाया है कि ऑडियंस उसके साथ इमीडिएटली सिंपैथाइज करने लगे। अब सीन में क्वाइटली खड़ा है हेनरी हिगिंस, एक फोनेटिक्स एक्सपर्ट। वो कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं है। वो हर आदमी की स्पीच और एक्सेंट से उसका ओरिजिन और सोशल बैकग्राउंड पहचान सकता है। हिगिंस छुप छुप कर लॉगॉन की स्पीच सुन रहा है और अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा है। एलिजा की स्पीच सुनते हाय वो रिमार्क करता है, अ वुमन हु अटर्स सच डिप्रेसिंग एंड डिस्गस्टिंग साउंड्स हैज नो राइट टू बी एनीवेयर, नो राइट टू लाइफ। ये लाइन बहुत शार्प और हर्ष है। हिगिंस एक फोनेटिक साइंटिस्ट की तरह स्पीच को जज करता है, लेकिन साथ ही वो एरोगेंस और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाता है। उसके लिए लैंग्वेज और एक्सेंट एक इंसान की वर्थ को डिफाइन करते हैं। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, कर्नल पिकरिंग। वो भी एक लिंग्विस्ट है और इंडियन डायलेक्ट्स पे काम कर रहा है।
जैसे ही वो हिगिंस को पहचानता है, दोनों आपस में वार्म इंट्रोडक्शन करते हैं। पिकरिंग हिगिंस से बिल्कुल डिफरेंट नेचर का है। वो पोलाइट, रिस्पेक्टफुल और कंसिडरेट है। उनकी बातचीत में हमें पता चलता है कि दोनों का कॉमन इंटरेस्ट फोनेटिक्स और डायलेक्ट स्टडी है। ये मीटिंग एक्ट के आगे के इवेंट्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनती है। एलिजा को जब लगता है कि हिगिंस उसको सुन रहा है और उसके बारे में लिख रहा है, तो वो डर जाती है। उसे लगता है कि वो कोई पुलिसमैन है और वो उसे अरेस्ट करा देगा। यहाँ शॉ दिखाते हैं कि पुअर लोग हमेशा अथॉरिटी और लॉ से डरते रहते हैं। उनके लिए यूनिफॉर्म या एजुकेटेड आदमी का मतलब होता है ट्रबल। एलिजा उस आदमी से हेल्प की भीख मांगती है जो एक्चुअली उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये सीन हमें एलिजा की वल्नरेबिलिटी दिखाता है। हिगिंस ओपनली अनाउंस करता है कि वो किसी की भी स्पीच सुनकर उसके बर्थ प्लेस और क्लास बता सकता है। वो कहता है, "You see this creature with her curbstone English, the English that will keep her in the gutter to the end of her days." ये डायलॉग पूरी प्ले की फाउंडेशन है। हिगिंस कहता है कि एलिजा की स्पीच ही उसकी पावर्टी की वजह है। शॉ दिखाते हैं कि ब्रिटिश सोसाइटी में स्पीच एक पावरफुल मार्कर है क्लास और आइडेंटिटी का। हिगिंस और पिकरिंग की बातों में हिगिंस बोस्ट करता है कि वो एलिजा जैसी लड़की को सिर्फ 6 महीने में एक डचेस बना सकता है, सिर्फ उसकी स्पीच और मैनर्स बदलकर। यही वो आइडिया है जिसे पूरे प्ले की स्टोरी आगे बढ़ती है। क्या एक फ्लावर गर्ल को एक डचेस बनाया जा सकता है सिर्फ एक्सेंट और ट्रेनिंग के बेसिस पर? यही क्वेश्चन एक्ट एक सेट करता है। फ्रेडी रिपीटेडली कैब लाने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। क्लारा इरिटेटेड हो जाती है और फ्रेडी पर चिल्लाती है। शॉ इनडायरेक्टली दिखाते हैं कि मिडिल क्लास यंग मैन जैसे फ्रेडी प्रिविलेज्ड है, लेकिन अनमेन रील कैपेबिलिटी की कमी है। एक्ट के एंड में फ्रेडी जैब फाइनली एक कैब लेकर आता है। एलिजा ही उस कैब को ले लेती है और निकल जाती है। ये सीन बड़ा सिंबॉलिक है। एक पुअर फ्लावर गर्ल एक कैब में बैठकर निकल रही है। जैसे शॉ दिखाना चाहते हैं कि ड्रीम्स और एस्पिरेशंस किसी एक क्लास तक सीमित नहीं है। एलिजा का ये एक्ट उसके बोल्डनेस और एस्पिरेशन को हाईलाइट करता है। एक्ट शुरू होता है प्रोफेसर हिगिंस के घर से। हिगिंस का घर ऑर्डिनरी घर नहीं है। ये एक तरह का लैबोरेटरी कम स्टडी रूम है जहां वो फोनेटिक्स और स्पीच के एक्सपेरिमेंट्स करता है। बर्नार्ड शॉ ने इस रूम का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है ताकि हमें पता चले कि हिगिंस का असली वर्ल्ड क्या है। हिगिंस का ड्राइंग रूम एक ऐसा जगह है जहां हर तरफ बुक्स, फोनोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं। ये उसके इंटेंस इंटरेस्ट और डेडिकेशन को दिखाता है लैंग्वेज और स्पीच स्टडी में। ये बैकड्रॉप हमें बताता है कि हिगिंस खुद को स्पीच और एक्सेंट के थ्रू सुपीरियर मानता है और लैंग्वेज को एक साइंस की तरह ट्रीट करता है। एक्ट की शुरुआत में हिगिंस और पिकरिंग आपस में फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। वो दोनों फोनेटिक्स और डायलेक्ट्स पे डिस्कशन करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हिगिंस एलिजा जैसे किसी भी फ्लावर गर्ल को एक डचेस बना सकता है। ये कॉन्वर्सेशन हमें प्ले की कोर थीम की तरफ ले जाती है। क्या एक इंसान की स्पीच और अपीयरेंस बदलकर उसकी आइडेंटिटी बदली जा सकती है? हिगिंस बोस्टफुली कहता है कि लैंग्वेज और मैनर्स एक इंसान का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। वो एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन की पावर पे बिलीव करता है। अब एक्ट 2 में आती है वो सीन जो पूरे प्ले का टर्निंग पॉइंट बनता है। एलिजा डोलिटल खुद चलकर हिगिंस के घर आती है। याद रखिए, एक्ट 1 के एंड में एलिजा ने कैब ली थी और अब वो अपने सपनों को रियलिटी बनाने के लिए खुद हिगिंस के पास आई है। ये एलिजा की बोल्डनेस और डिटर्मिनेशन दिखाता है। एलिजा के लिए लैंग्वेज सिर्फ ग्रामर नहीं है, वो एक रास्ता है गरीबी और सोशल रिजेक्शन से बाहर निकलने का। इसलिए वो हिगिंस के घर आती है और बोल्डली कहती है कि उसे ट्यूशन चाहिए। वो इसके लिए पैसे भी देने को तैयार होती है, चाहे वो अमाउंट उसके लिए बहुत बड़ा हो। लेकिन वो मानती है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है उसकी जिंदगी को बदलने के लिए। अब एलिजा की बात सुनकर हिगिंस हंसता है क्योंकि वो इस रिक्वेस्ट को पहले लाइटली लेता है, लेकिन जल्द ही बात सीरियस हो जाती है जब कर्नल पिकरिंग, जो खुद एक फोनेटिक्स के जानकार है और उसी फील्ड में काम करते हैं,
बातचीत में शामिल होते हैं। यहीं से बात एक सिंबॉलिक मोड़ लेती है। हिगिंस एक बोल्ड क्लेम करता है कि अगर एलिजा उसके गाइडेंस में 6 महीने रहे तो वो उसे इतनी ग्रेसफुल और पॉलिश्ड बना देगा कि वो किसी हाई सोसाइटी पार्टी जैसे कि एम्बेसडर की ग्रैंड इवनिंग पार्टी में भी डचेस जैसी लगेगी। यहाँ कर्नल पिकरिंग मजाक को एक रियलिटी में बदल देते हैं। वो इस क्लेम को एक चैलेंज या बेट की तरह एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर हिगिंस ऐसा कर सका तो वे इस पूरी ट्रेनिंग का खर्चा खुद उठाएंगे। ये एक टर्निंग पॉइंट है। यहां से एलिजा की जिंदगी में एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। अब एलिजा को हिगिंस के घर में रहने की अनुमति दी जाती है और मिसेस पियर्स, हिगिंस की हाउसकीपर, पहले तो बहुत हेजिटेट करती है क्योंकि एलिजा की हालत बहुत शैबी होती है। वो गंदे कपड़े पहने होती है और उसकी हाइजीन भी ठीक नहीं होती। लेकिन पिकरिंग और हिगिंस इंसिस्ट करते हैं कि वो लड़की अब उनका एक्सपेरिमेंट है और उसके साथ रिस्पेक्टफुली पेश आना चाहिए। मिसेस पियर्स भी धीरे धीरे सॉफ्टन हो जाती है और एलिजा को नहलवाने, साफ कपड़े पहनवाने और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लेती है। एलिजा को धीरे धीरे सिखाया जाने लगता है न सिर्फ बोलने की क्लैरिटी बल्कि प्रोनाउंसिएशन, पोस्चर, जेस्चर्स, वॉकिंग स्टाइल और इवन रिएक्शंस तक। हिगिंस उसके साथ बहुत हर्ष होता है। वो डिसिप्लिन में विश्वास करता है, लेकिन पिकरिंग उसके साथ बेहद रिस्पेक्टफुल रहता है और यही बात एलिजा को डीपली इंपैक्ट करती है। एक्ट 2 में एलिजा के ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी का बेस तैयार हो जाता है। वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक ऐसे सिस्टम में एंट्री करती है जहां उसका हर जेस्चर, हर वर्ड, हर एक्सप्रेशन एनालाइज और करेक्ट किया जाएगा। ये फेज उसके लिए इमोशनली और मेंटली एग्जॉस्टिंग है, लेकिन वो अपनी डिग्निटी के साथ डटी रहती है। इस एक्ट में एक और बहुत इंटरेस्टिंग सीन आता है। एलिजा का पिता मिस्टर डोलिटल हिगिंस के घर आता है। वो एक वर्किंग क्लास डस्टमैन है और बहुत ही कनिंगली हिगिंस से पैसे वसूल करने आता है, ये कहकर कि उसकी बेटी उसके घर में है। लेकिन उसकी ऑनेस्टी और स्पेशल तरीके से सोचने की आदत, यानी मोरालिटी को भी कमर्शियल वैल्यू से जोड़ने का तरीका हिगिंस को इम्प्रेस करता है। वो मिस्टर डोलिटल को कुछ पैसे दे देता है, लेकिन उसके सोचने के अनकन्वेंशनल तरीके को काफी अप्रिशिएट करता है। ये पूरा सीन शॉ की राइटिंग का ब्रिलियंस दिखाता है। मिस्टर डोलिटल जैसे कैरेक्टर्स के थ्रू वो सोसाइटी की हिपोक्रेसीज को उजागर करते हैं। वो आदमी ओपनली कहता है कि वो पुअर है और उसी स्टेटस में खुश है और पैसे सिर्फ उतने चाहिए जितने से वो अपनी डेली जरूरतें पूरी कर सके। उसके लिए ज्यादा पैसा करप्शन है। अब वापस एलिजा पर आते हैं। जब उसे घर में प्रॉपर बाथ, न्यू क्लोथ्स और ग्रूमिंग मिलती है तो वो दिखने में पूरी तरह बदल जाती है। लेकिन ये सिर्फ बाहर की ट्रांसफॉर्मेशन है। अंदर से एलिजा अभी भी वही लड़की है जो खुद को समझने की कोशिश कर रही है। वो खुश है लेकिन नर्वस भी है। उसे नहीं पता कि इस बदलाव का अंत क्या होगा। वो पूरी सिंसेरिटी से कोशिश कर रही है, लेकिन उसके साथ जो हो रहा है वो कभी कभी उसे डराता भी है। इस पूरे एक्ट में एक बहुत सटल इमोशनल लेयर भी है। एलिजा स्लोली रियलाइज करने लगती है कि वो अपने पास्ट को पीछे छोड़ रही है, लेकिन उसका फ्यूचर भी अनिश्चित है। वो अपने घर से, अपनी पुरानी पहचान से, अपने शब्दों से दूर जा रही है, लेकिन उसके पास अभी कोई नई आइडेंटिटी नहीं है। हिगिंस उसे मैकेनिकली ट्रेन करता है। वो उसे एज अ सब्जेक्ट देखता है, ना कि एज अ पर्सन। वही पिकरिंग उसे एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करता है। एक्ट के अंत तक एक चीज बहुत साफ हो जाती है। एलिजा ने एक इरिवर्सिबल स्टेप ले लिया है। अब वो वापस उसी पुरानी लाइफ में नहीं जा सकती और अभी उसके पास कोई नई जगह भी नहीं है जहां वो बिलोंग कर सके। उसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और अब वो उस इंटेंस जर्नी में स्टेप रख चुकी है जहां लैंग्वेज, क्लास, जेंडर, बिहेवियर और इमोशंस सब कुछ एक जटिल वेव में उलझे हुए हैं। एक्ट 3 की शुरुआत होती है उस मोमेंट से जहां एलिजा की ट्रेनिंग का पहला बड़ा टेस्ट होने वाला है। कई हफ्तों से हिगिंस और पिकरिंग ने मिलकर एलिजा की स्पीच और मैनर्स पर बहुत मेहनत की है।
अब वो उसे सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं ताकि उसकी प्रोग्रेस का अंदाजा लगाया जा सके। एलिजा को पहली बार एक सोशल गैदरिंग में ले जाया जाता है जहां वो अपर क्लास के लोगों के बीच अपनी नई आइडेंटिटी के साथ पेश होगी। ये गैदरिंग मिसेस हिगिंस के ड्राइंग रूम में होती है, जो हिगिंस की मदर है। मिसेस हिगिंस की सोफिस्टिकेशन और समझदारी इस पूरे एक्ट में बार बार सामने आती है। वो अपने बेटे के ओवर कॉन्फिडेंस और उसके प्रोजेक्ट को लेकर क्रिटिकल रहती है। मिसेस हिगिंस का ड्राइंग रूम एक कल्चर्ड और रिफाइंड जगह है। यहां पर अपर क्लास सोसाइटी के लोग आते हैं, जहां कॉन्वर्सेशंस सोफिस्टिकेटेड और मैनर्ड होती है। जब हिगिंस एलिजा को वहां लाता है तो वो इस बात को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होता कि एलिजा कैसे बिहेव करेगी, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस अपनी ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा है। लेकिन मिसेस हिगिंस को शुरुआत से ही ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। वो नोटिस करती है कि एलिजा को एक ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं ट्रीट किया जा रहा है, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट की तरह पेश किया जा रहा है। मिसेस हिगिंस की विजडम ये पहचान लेती है कि लैंग्वेज और एक्सेंट को पॉलिश करने से किसी की सोल या फीलिंग्स चेंज नहीं होती। एलिजा की एंट्री एक तरह से ग्रेसफुल होती है। वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी होती है। उसका हेयर स्टाइल और पर्सनैलिटी एक रिफाइंड लेडी की तरह होती है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिखता है, क्योंकि उसने स्पीच और मैनर्स पे इतनी प्रैक्टिस की है कि अब वो अपने आप को एक हाई क्लास लेडी समझने लगी है। लेकिन इसके बावजूद उसकी ओरिजिनल नेचर और अपब्रिंगिंग की छवि अब भी कहीं न कहीं छुपी हुई है। मिसेस हिगिंस के गेस्ट लिस्ट में आज वो हाई लॉग है जो एक्ट 1 में माइल द, मिसेस आइंसफोर्ड हिल और उनके बच्चे क्लारा और फ्रेडी। ये एक डेलिबरेट चॉइस थी बर्नार्ड शॉ की, ताकि ऑडियंस को कॉन्ट्रास्ट दिख सेक एलिजा की पहले की कंडीशन और अब के ट्रांसफॉर्मेशन के बीच। फ्रेडी एलिजा को देखते हाई इंप्रेस हो जाता है और उसकी पर्सनालिटी और रिफाइंड मैनर्स पे फैसिनेट हो उठता है। फ्रेडी को एलिजा का चार्म और एलिगेंस अट्रैक्ट करता है और वो उससे एक हाई क्लास लेडी समझने लगता है। कॉन्वर्सेशन के दौरान एलिजा की ट्रेनिंग की ब्रिलियंस दिखाई देती है। जैब वो सभी वर्ड्स क्लियरली प्रोनाउंस करती है और एक प्रॉपर इंग्लिश एक्सेंट में बात करती है। हिगिंस और पिकरिंग प्राउड फील करते हैं कि एलिजा ने सब कुछ वैसे हाई बोला जैसे उन्होंने सिखाया था। लेकिन जैब कॉन्वर्सेशन थोड़ा पर्सनल टॉपिक्स की तरफ बढ़ता है और एलिजा से कैजुअल टॉपिक्स पे बात होने लगती है। टैब उसके अंदर की असली अपब्रिंगिंग और नेचुरल इंस्टिंक्ट बाहर आने लगती है। एलिजा फॉर्मली और एक्यूरेटली बोल रही होती है, लेकिन जो टॉपिक्स वो चूज करती है वो एक रिफाइंड सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के बाहर होते हैं। वो अपनी बातों में एक ऐसे टॉपिक का जिक्र करती है जो वर्किंग क्लास बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करता है। उसकी स्पीच की पॉलिश होने के बावजूद उसकी बातों का कंटेंट लो क्लास अपब्रिंगिंग का सिग्नल दे देता है। ऑडियंस को यह दिखाया जाता है कि सिर्फ स्पीच और एक्सेंट से एक इंसान की आइडेंटिटी को पूरी तरह बदला नहीं जा सकता। मिसेस हिगिंस इस पूरे सीन को क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही होती है। उन्हें इमीडिएटली ये पता चल जाता है कि एलिजा को प्रॉपर सोसाइटी में डालना इतना आसान नहीं है जितना हिगिंस सोचता है। वो हिगिंस से पोलाइटली और थोड़ी शार्प टोन में कहती है कि उनका एक्सपेरिमेंट एक ह्यूमन बीइंग के इमोशंस और लाइफ के साथ खेल रहा है। मिसेस हिगिंस का ये ऑब्जर्वेशन प्ले का एक मोरल सेंटर बन जाता है, क्योंकि वो एलिजा के डिग्निटी और फीलिंग्स को समझने लगती है, जबकि हिगिंस और पिकरिंग आईएससी एक साइंटिफिक सक्सेस का केस मानते हैं। क्लारा, जो अपने आप को रिफाइंड समझती है, एलिजा की पॉलिश्ड स्पीच और इम्प्रेसिव स्टाइल से जेलस होने लगती है। क्लारा को लगता है कि एलिजा उनसे ज्यादा एलिगेंट और कल्चर्ड लग रही है और ये बात क्लारा को इरिटेट करती है। फ्रेडी के लिए एलिजा एक फैसिनेशन बन जाती है और वो उसके चार्म के इफेक्ट में आ जाता है। एलिजा की बातें गेस्ट्स के लिए एक अजीब कॉम्बिनेशन बन जाती है। एक तरफ वो इम्प्रेसिव एक्सेंट में बात करती है, दूसरी तरफ उसका सब्जेक्ट मैटर उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। वो एक सिंपल स्टोरी बताती है जिसमें वर्किंग क्लास की लैंग्वेज और स्टाइल झलकता है और गेस्ट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या रिएक्शन दे। वो आउटवर्डली पोलाइट रहते हैं, लेकिन अंदर अम्यूज्ड और एम्बेरस्ड फील करते हैं। इस सीन के बाद जैब गेस्ट्स चले जाते हैं। मिसेस हिगिंस अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उससे एलिजा के इमोशंस
और फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। वो उससे बताती है कि जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा तो एलिजा का क्या बनेगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, क्या वो अपनी असली दुनिया में वापस जा पाएगी या नई दुनिया में एडजस्ट कर पाएगी। ये मिसेस हिगिंस का कंसर्न एक्ट का एक डीप पॉइंट बन जाता है, जिसे बर्नार्ड शॉ की सोशल सेंसिटिविटी उभार कर आती है। हिगिंस और पिकरिंग इस कंसर्न को लाइटली लेते हैं। उनके लिए ये सब एक फन चैलेंज है जिसमें वो अपनी फोनेटिक्स की नॉलेज का दिखावा कर रहे हैं। वो एलिजा की फीलिंग्स को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि एक इंसान की तरह जिसके इमोशंस, डिग्निटी और आइडेंटिटी का सवाल है। एक्ट 3 में एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट मोमेंट आती है जब फ्रेडी एलिजा के चाम में पूरा तरह खोया रहता है। जब एलिजा रूम से बाहर जाती है, फ्रेडी के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज ये दिखाती है कि वो उससे डीपली अट्रैक्ट होने लगा है। ये एलिजा की ट्रांसफॉर्मेशन का एक एक्सटर्नल प्रूफ भी बन जाता है कि वो आउटवर्डली सक्सेसफुल हुई है, लेकिन अंदर से वो अभी भी एक कंफ्यूजन की स्टेज पार है कि वो अपनी असली आइडेंटिटी से कितनी दूर चली गई है। इस एक्ट के दौरान बर्नार्ड शॉ एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखते हैं। वो एलिजा के आउटवर्ड सक्सेस और इनर कंफ्यूजन को पैरेलल दिखाते हैं। वो अपर क्लास सोसाइटी की सुपरफिशियलिटी को सटली एक्सपोज करते हैं, एक ऐसी सोसाइटी जो एक्सेंट और अपीयरेंस से इम्प्रेस्ड हो जाती है, लेकिन असली वैल्यूज और बैकग्राउंड देखते हाई अनकंफर्टेबल फील करती है। मिसेस हिगिंस एक्ट के एंड में एक मैच्योर और थॉटफुल कैरेक्टर के रूप में उभार कर आती है। वो एक मदर होने के साथ एक सेंसिबल ऑब्जर्वर भी है, जो अपने बेटे की फ्लॉज को समझती है और एलिजा की डिग्निटी और फ्यूचर को लेकर जेन्युइनली कंसर्न होती है। वो हिगिंस और पिकरिंग को इनडायरेक्टली ये सिखाने की कोशिश करती है कि उनका एक्सपेरिमेंट एक इंसान के फ्यूचर के साथ खेल रहा है और उन्हें इसके रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए। एक्ट 3 का पूरा फ्लो नेचुरल और स्मूथ है, जिसमें एलिजा की जर्नी एक नए फेज में एंटर करती है। ये फेज आउटवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का है, जहां उस पे रिफाइनमेंट की परत चढ़ाई गई है, लेकिन वो परत अभी भी अंदर की असली एलिजा को पूरा छुपा नहीं पाई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।